सबसे पहले वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दिल्ली में हैं, व्हाट्स द स्पेशल रीजन बिहाइंड? जी आज दिल्ली में जो खास कारण है यहाँ आने का, यम फूड्स जिनकी रेस्टोरेंट्स है जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट वगैरह और स्माइल फाउंडेशन मिल करके एक इनिशिएटिव उन्होंने ऐलान किया है जिससे कम से कम 2000 अंडर प्रिविलेज बच्चों के न्यूट्रिशनल नीड्स की देखभाल करेंगे वो लोग। ये दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट्स काफ़ी सालों से इस फील्ड्स में काम कर रहे हैं और जब उन्होंने मुझे बुलाया इस एनडीए को सपोर्ट करने के लिए तो मैंने सोचा ये मेरा ऑनर होगा, मेरा प्रिविलेज होगा, तब जाके मैं आया हूँ और इस इनिशिएटिव के सपोर्ट में। ऑलराइट शर्मन, आप दिल्ली में अक्सर आते हैं तो कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप अक्सर विजिट करते हैं, या कौन सा ऐसा फूड है जो आप, या कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर जाकर आप खाना बहुत पसंद करते हैं? दिल्ली शहर जो है मुझे बेहद पसंद है। बॉम्बे मुंबई की छोटी गलियों से आते हैं हम और फिर अचानक दिल्ली के बड़े रास्तों के देखने का नज़ारा जो मिलता है हमें, ग्रैंडनेस ऑफ दिल्ली, द रोमांस ऑफ दिल्ली स्पेशली इन द विंटर्स, द फूड, द स्टाइलिंग, द क्लोथ्स ऑफ दिल्ली, ऑल आर वंडरफुल एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड लव दैट। अनफॉर्चुनेटली पिछली 2-3 ट्रिप्स जो हुई है मेरी दिल्ली में, इनवेरिएबली जो जिस काम के सिलसिले में आए वो काम को निपटा के घर की तरफ, मुंबई की तरफ लौटना पड़ा है, तो ज़्यादा कुछ देखने का मौका नहीं मिला है। लेकिन रंग दे बसंती के वक्त हमने काफ़ी वक्त बिताया था यहाँ दिल्ली में, करीब 1 महीना या 20 दिन कुछ ठहरे थे। तो उस वक्त हमारे क्रू के काफ़ी मेंबर्स दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ भी थे, तो दिल्ली की कई सारी अच्छी जगहों पे खाना खाने और वगैरह वगैरह हम लोग ने वक्त बिताया था। उसके अलावा दिल्ली के बहुत खूबसूरत लोकेशंस पे हमने शूटिंग भी की थी। आज भी राष्ट्रपति भवन का रास्ता जो यहाँ से दिखता है हमें, वो रास्ता मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे जाने का, जस्ट टू ड्राइव और जस्ट टू स्टैंड ओवर देयर, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी रीगल एंड एंड इंडिया गेट जब भी जाता हूँ तो मुझे दैट द फैक्ट दैट वी हैड शॉट ओवर देयर, ऑल दोज मेमोरीज कम बैक। सुबह 3:30 बजे पहुंचे थे हम लोग शूटिंग करने वहाँ पे, तो वो सब यू नो ऑल दोज डेज कम बैक, द मेमोरीज ऑफ दोज डेज कम बैक व्हिच इज वंडरफुल। या शर्मन, जानना चाहेंगे आपकी एक्टिंग ट्रेनिंग के बारे में। आपने बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले कहाँ से ट्रेनिंग ली और किस तरह से आपने डेब्यू किया? क्या स्टोरी थी उस टाइम जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? जी मैंने बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो थिएटर बैकग्राउंड है। मेरे फादर जो है गुजराती थिएटर से एक्टर पहले रहे, फिर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहे हैं। 30-35 साल से वो इस बिजनेस में है। गुजराती फिल्मों के जाने माने कलाकार है, करीबन 100-150 फिल्में की उन्होंने, तो वो मेरा बैकग्राउंड रहा था। और फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में मुझे कॉलेज छोड़ करके इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना था। मैं बड़ा सीक्रेटिव था अपने एक्टर के एम्बिशंस को लेकर के, बिकॉज आई यूज्ड टू फील वेरी शाई टू टेल समवन आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो उन दिनों सबको बोलता था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। लेकिन फाइनली जब मैंने कन्फेस किया और चाहता था कि एक्टिंग की करियर की तरफ मैं काम करना शुरू करूँ, तो मेरे फादर ने क्लियरली मुझे कहा था कि ग्रेजुएशन ख़त्म करो, उसके बाद जो आपको करना है आप कर सकते हो। तो उस कॉलेज के उन दिनों लास्ट 3 years ऑफ कॉलेज मैंने इंटर कॉलेजिएट प्लेस करना शुरू किया। कॉलेज भी चल रही थी और साथ साथ ये प्लेस किया। तो उस वक्त मैं आई वाज लकी एंड आई वाज गॉड हैज बीन काइंड कि मुझे मेरे थिएटर गुरु महेंद्र जोशी, थिएटर गुरु क्या मेरे एक्टिंग गुरु महेंद्र जोशी से मुलाकात हुई और उनसे सारे फंडामेंट्स ऑफ एक्टिंग, द डिसिप्लिन ऑफ एक्टिंग, everything that is connected to being a good actor or to being a good creative and contributing person to a play or to now in films, because those same rules and applications and theories apply over here. But theatre और films different है, मतलब theatre में तो आप wild हो सकते हैं but films में नहीं हो सकते हैं। उस चीज़ ने कहीं आपको problem create किया? क्या एक्चुअली कि थिएटर और फिल्म में ना डिफरेंस है, लेकिन पहले के ज़माने में डिफरेंस और भी था। जिस वक्त मैंने थिएटर करना शुरू किया था प्रोफेशनली, तब तक टेक्नोलॉजिकली हम लोग को बड़ा सपोर्ट मिल गया था। जैसे कि मैं पिन माइक्स पहनने लगा था, तो प्रोजेक्शन थिएटर एक्टर्स को जनरली प्रोजेक्शन बड़ा
ज़ोर से देना पड़ता है ताकि आखिरी सीट तक आपकी आवाज़ यस। पहुँचे। तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ओके। तो मैं पिन माइक पहन लेता था, तो यू कैन टॉक, हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लाइक वी आर हैविंग राइट नाउ, एंड माय वॉइस कैन बी इजीली हर्ड एट द लास्ट रो. या। So that एंड व्हाट becomes, अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस? so that changes a lot of things. ओके। The moment you don't project that loudly, हाँ। I talk to you like this, हाँ। and I talk to you like this, my facial expressions also change. हाँ, definitely. तो वो, so effectively it had got a lot to do with the voice through. कि facial expressions की जो perception है, और perception नहीं, कुछ हद तक सही बात भी है कि थिएटर एक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े लाउडर ब्रॉडर रहते हैं ताकि ऑडियंसेस तक पहुंचे. वो सारी दिक्कतें जो थी ट्रांजिशन के लिए, इफ़ यू वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम थिएटर टू फिल्म, वो दिक्कतें मुझे फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था. तब तक और भी मॉडर्न हो गया था थिएटर, जहाँ यू एक्सपेक्टेड टू टॉक टू द कैरेक्टर यू आर डिलीवरिंग द लाइन्स टू एंड नॉट लुक एट द ऑडियंस. तो वो सारी चीज़ें होने लगी थी. तो वो फेकनेस जो थी कि वे यू आर डिलीवरिंग द लाइन्स एट द ऑडियंस व्हाइल यू आर टॉकिंग टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, तो परफॉर्मेंस में भी फॉल्स नोट आती ही आती है, आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो. तो वो सारी चीज़ें मुझे वो फेस नहीं करनी पड़ी. तो इफेक्टिवली मेरा ट्रांजिशन फिल्मों में काफी आसान रहा. उसके बावजूद व्हाट अबाउट स्टाइल, जो आपकी डेब्यू फिल्म थी, कैसे मतलब थिएटर से फिल्म? जी, मेरी डेब्यू फिल्म एक्चुअली गॉड मदर थी. अच्छा. और गॉड मदर का ही एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कह दिया कि ट्रांजिशन इजी हो गया, लेकिन उसके बावजूद थिएटर में क्या होता है कि आपको 3-4 लाइनों का सपोर्ट मिलता है. मान लो आपकी 5th लाइन एक इमोशनल लाइन है, तो 4 लाइनों का सपोर्ट मिलता है उससे पहले, या 3 लाइन, या वो पूरे सीन का सपोर्ट आपको मिलता है, और फिर आपको वो 5वीं लाइन डिलीवर करनी है. तो आपका इमोशंस ऑलरेडी बिल्डअप होता है और फिर आप कंफर्टेबली डिलीवर कर सकते हो. सिनेमा में क्या होता है कि बोलते हैं अच्छा भैया तुम रेडी हो, अच्छा वो 5th लाइन है ना जो इमोशनल वाली है वो अभी शूट कर रहे हैं, चलो रेडी टेक. तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी. तो वो डायरेक्टर साहब समझ गए थे, वो मुझे 3-4 लाइन या 2 लाइन जो भी उसके पहले का बिल्डअप था, वो मुझे बिल्डअप लेने देते थे. फिर 4थी लाइन पे कैमरा ऑन करते थे और 5वीं लाइन शूट करते थे. तो कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्किंग मी अबाउट स्टाइल, थैंकफुली थिएटर में मैंने एक्चुअली इमोशंस ड्रामा कम टू मी मोर नेचुरली एज अपोज टू कॉमेडी. और वो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, जो मैंने थिएटर में मुझे बड़ा प्रैक्टिस करने को मिला. तो मेरी टाइमिंग कुछ काफ़ी हद तक साफ हो चुकी थी थैंक्स टू थिएटर. तो जब स्टाइल करने का मौका आया तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक तो चंद्रा साहब ने हमें 1 महीने के लिए रिहर्सल्स करवाए थे, साहिल और मुझे दोनों को. तो जब हम शूटिंग करने गए तभी तो पूरा खेल था, बिकॉज वी न्यू इट इनसाइड आउट करना क्या है. वो कैमरा लगे रहते थे, हम लोग नोवाइसेस थे, अब भी नोवाइसेस है, मैं तो अब भी हूँ. आई हैव नो आइडिया अबाउट कैमरा एंगल एंड द टेक्निकलिटीज ऑफ इट. आप एक्शन बोलो, मैं अपनी लाइन बोल दूंगा बस, बाकी आपको जहाँ से शूट करना है कर लो. And also I some way like that idea of not being aware of the angle, because मुझे लगता है कि वो naturalness उसमें और भी बेहतर तरीके से बाहर आती है, as opposed to, that's my thinking and my belief. I know many people will disagree with me, but वो मेरी feeling है, और मुझे लगता है कि थोड़ा कम ही नॉलेज रहे तो बेटर रहता है. आपने स्टाइल के बाद सरवाइव किया और बहुत अच्छा सरवाइव किया, लेकिन जो सेकंड एक्टर थे वो नहीं सरवाइव कर पाए. ऐसा क्या था? जिंदा है अभी तक वो अच्छे वाले बट वो दिखाई नहीं देते हैं. आप में ऐसी क्या बात थी कि आप सरवाइव कर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप सारी कुछ आपकी मेहनत कर लो, दम लगा लो, उसके बाद टिल द लेडी लक डजंट शाइन ऑन यू, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू. For me also it's been a long process, long journey, very fruitful, very satisfying and very happy journey. And Sahil, जहाँ तक सवाल है, I can't really, I'm not sat down and analyzed why it did not work out, but I think he did a few films right after Style which possibly didn't work at the box office. And our industry is ruthless, and that's the way it works, and maybe that's why things didn't fall in the right place. That's just the way business is, and it's got a lot to do with luck. I was fortunate enough to do a couple of films thereafter which happened to work at the box office, and I survived. And so I'm here talking to you. शर्मन, जानना चाहेंगे, आपने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, चाहे रंग दे बसंती का कैरेक्टर हो, गोलमाल का हो,
या उसके बाद जो आपकी फरारी की सवारी जिसके लिए आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया। आपको अप्रिशिएट इसलिए किया गया क्योंकि आपके कैरेक्टर्स में आप घुस जाते थे, आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं आप वही हैं, ऐसा कैसे हो पाता है? एक तो मुझे मेरा मानना है कि शायद मेरे थिएटर का एक्सपीरियंस भी काम आता होगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई प्रेपरेशन नहीं हुई थी, लेकिन प्रेपरेशन शायद मैंने थिएटर के उन 8 सालों में कर ली थी। तो अब मैं जो भी प्रेपरेशन करता हूँ वो स्क्रिप्ट, मेरा बाइबल रहता है, मेरी बाइबल रहती है। वो स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है, हर पंक्चुएशन, फुल स्टॉप्स को मैं ईमानदारी से फॉलो करता हूँ, डायरेक्टर की विजन को ईमानदारी से फॉलो करता हूँ। I make sure that I perform according to the liking of the director and not mine. और उसके बाद I rely on my instinct. और ये सारी चीज़ें जब मिल करके ठीक से सुर बैठ जाता है, so I think I kind of end up playing the character. I do not, unless a role demands to study something on it, I don't really go too much into it because I feel then the spontaneity is lost somewhere. Becomes too studied a performance. But जैसे कि गोलमाल में कुछ हद तक स्टडी करना पड़ा था, ऑल द वे अपना वो जो डेफ का कैरेक्टर है उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। लेकिन अगेन गोलमाल जिस स्पेस में था, ऐसे ही मैंने एक प्ले ऑलरेडी कर चुका था। तो उस वक्त मैंने स्टडी कर लिया था उस स्पेस को। ऑल द बेस्ट करके एक प्ले था, डम डेफ एंड ब्लाइंड, 3 बंदों की कहानी थी। तो बट ऐसे कुछ रोल्स में मुझे स्टडी करना पड़ा था, जैसे कि रंग दे बसंती में स्टडी इन द सेंस कि हरियाणवी एक्सेंट थी, तो वो तो मुझे आती नहीं थी। तो एक दोस्त जो यहाँ पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे रहा है और वहाँ का ही बंदा है, तो उसको मैंने सारी लाइन्स दे दी, उसने रिकॉर्ड करके दे दी मुझे प्लेन। मैंने उसको बोला प्लीज़, वो भी एक्टर ही है, तो मैंने बोला तू पंचुएशन मत डालना, नहीं तो मैं घूम जाऊँगा, तो खाली एक फ्लैट रीडिंग करके मुझे रिकॉर्ड करके भेज देना। तो उसने किया, फिर मैं सुनता रहा, फिर उस एक्सेंट को मैंने कॉपी की बाकायदा। मैंने कि मुझे बस ये 25-50 जो भी लाइन्स है खाली उतनी एक्सेंट सीखनी है, मुझे पूरी एक्सेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 लाइन की एक्सेंट ठीक से सीख ली और फिर अपने स्टाइल अंदाजे से मैंने डिलीवर कर ली। तो उसमें थोड़ा बहुत होमवर्क किया, बाकी जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ थिंग्स। शर्मन, जानना चाहेंगे आपकी फिल्म गोलमाल जब आई तो बहुत धमाल मचाया उस फिल्म ने, लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर गोलमाल रिटर्न्स आई, लोगों को लगा शर्मन दोबारा आएंगे, दोबारा धमाल मचाएंगे, दोबारा हमें हंसाएंगे। वो ऐसा हो गया, लेकिन क्यों हो गया क्या पता, अभी मार डाला था मुझे, मार डाला उन्होंने। It was your choice or it was their choice? सेकंड फिल्म मुझे करनी थी, वो हो नहीं पाया। थर्ड फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मुझे करनी नहीं थी, थर्ड पार्ट। ओके। हाँ, कोई खास वजह? नहीं, बस तब तक मेरा मन नहीं था, उस किस्म के जॉनर में मुझे अभी काम नहीं करना था, तो मैंने नहीं किया। ओके, आर यू श्योर दिस वाज द ओनली रीजन? इससे फ्रैंक और क्या रीजन हो सकता है? अच्छा नहीं, लोगों को लगता है अच्छा तुमको इस किस्म का रोल नहीं करना, बट जेन्युइनली मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सुपर हिट फिल्म थी, अगेन मेरा ही लॉस हुआ। लेकिन द पॉइंट इज कि उस जॉनर में मैंने काम कर लिया, तो मेरे लिए एक्साइटमेंट नहीं थी, तो मैंने इसलिए सोचा मुझे नहीं करना है। और पूरी नम्रता से मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरी इज्जत से कह रहा हूँ, वो पिक्चर सुपर हिट है, मेरा ही लॉस था, लेकिन मुझे करनी नहीं थी। ओके। शर्मन, जानना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। अभी एक फिल्म तो आपकी अक्टूबर में ही आने वाली है, कौन सी है वो फिल्म और क्या है उसमें आपका कैरेक्टर? आने वाली फिल्म का नाम है वॉर छोड़ना यार, अक्टूबर 11 को रिलीज हो रही है। एक वॉर कॉमेडी है, इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द जॉनर फॉर इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में वॉर कॉमेडी का जॉनर अब तक कभी अटेम्प्ट हुआ नहीं है। ये एक उसका खास यूएसपी तो है ही है, लेकिन बिकॉज ये उसका यूएसपी है और हमने लगा कि अब तक वॉर कॉमेडी नहीं हुई तो हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं। उस तरीके से नहीं बनी है पिक्चर, उसकी कहानी बहुत ही कमाल की लिखी गई है फराज हैदर के द्वारा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। और हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी फिल्म फराज हैदर ने बनाई है और हम सब बड़े खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि 11 अक्टूबर को जब ये फिल्म आएगी तब लोगों को भी इतनी पसंद आएगी। ये फिल्म बेसिकली इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स की कहानी है एट द बॉर्डर, उनकी कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल बैंटर, जनरल यारी दोस्ती की बातें, छोटी मोटी नोक झोंक कैसी चलती रहती है बॉर्डर पे जब पीस होता है, कोई देयर इज नो सॉर्ट ऑफ टेंशन। और फिर सेकेंड हाफ में वॉर डिक्लेयर हो जाती है और फिर कैसे ये इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स मिल करके इस वॉर को रुका पाते या नहीं, ये उस पिक्चर की कहानी है। तो
फिर रुकती है या नहीं? वो देखिएगा आप। Okay. अच्छा, इसके अलावा आप विक्रम भट्ट के साथ भी जुड़ के काम कर रहे हैं, if I'm not wrong. जी जी तो अब क्या उसमें डराएंगे अब? जी, कोशिश ये है, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक अ हॉरर फिल्म, हम्म, इट्स अ सुपरनैचुरल रोमांटिक थ्रिलर. देयर आर सम स्केयर मोमेंट्स फॉर श्योर. बट विक्रम भट्ट इज नोन फॉर हॉरर फिल्म्स. हाँ, तो कहने का मतलब ये वही सुपरनैचुरल, मतलब एक होती है हॉरर स्पेस, एक होती है सुपरनैचुरल स्पेस. तो हॉरर स्पेस इज सपोज टू रियली यू नो get the goatee out of you or freak you out. Supernatural is also, it's not constantly going to throw give you a sense of fear. It'll be in parts, and apart from that you'll also get like a story. It's like a romantic thriller, it's like a drama. There's a lot of story to it. And आपका कुछ भयानक रूप दिखाई देगा उसमें? नहीं, भयानक रूप नहीं दिखाई देगा. मैं एक्सोर्सिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो ओके. भयानक रूप नहीं है.